हेलो स्टूडेंट्स, मनिंदर साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 3 लेक्चर हो चुके हैं अपने। आज है चौथा पार्ट 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 4। थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में देखेंगे। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब ऐसा चार्जेस का सिस्टम जिसमें 2 चार्ज हों उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जिसमें 3 चार्ज हों उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और जिसके लिए 4 चार्ज हों उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू 2 चार्जेस, पहला है फॉर 2 चार्जेस। 2 चार्ज हों उनके लिए क्या करना होगा, देखो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे 2 चार्ज लेके आने हैं। कहाँ से? इनफाइनाइट से। इस पूरे चैप्टर में सारा काम इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहे हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट से चार्ज लेके आएंगे यहाँ पे, और जितना वर्क करना पड़ा, हमने क्या देखा था, जो वर्क डन था वही क्या था, एक्सटर्नल फोर्स। हमें वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा यहाँ लाने में। तो जितना वर्क करना पड़ा वही क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो टोटल वर्क होगा एक चार्ज को यहाँ लाने में और दूसरे चार्ज को यहाँ लाने में, उस टोटल जो वर्क का सम होगा वो होगा इसकी इस 2 सिस्टम में 2 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं। एक लेट अस कंसीडर ये इनफाइनाइट है और इधर भी ये इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट से एक चार्ज Q1 को उठाना है, यहाँ Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ से Q1 को उठाना है, यहाँ लेके आना है। तो पहला अजम्पशन इस टॉपिक का, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक अजम्पशन ये है कि जब पहला चार्ज यहाँ लेके आएंगे तो इससे पहले कोई चार्ज इस यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज इस यूनिवर्स में नहीं है, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। न तो कोई चार्ज इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, न रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स नहीं लगा रहा है तो उसका वर्क कितना होगा, अगर फोर्स 0 है तो वर्क कितना होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यहाँ से इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पे लाने में हमें कितना काम करना पड़ा, 0। तो मतलब इसको कहाँ लाना है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे, और इसको इनफाइनाइट से पॉइंट बी पे। ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए इज, कितना होगा वर्क डन, W1 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को। इक्वेशन नंबर 1। इसको यहाँ से यहाँ लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि इस चार्ज से पहले इस यूनिवर्स में कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं है तो न तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, न कोई चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ही नहीं लगाएगा तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज था, वो फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था, इस वजह से वहाँ वर्क हो रहा था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, इस चार्ज पे नहीं लग रहा, तो यहाँ से यहाँ लाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन कितना हुआ, 0। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ से यहाँ लाते हैं इस Q2 चार्ज को, यहाँ इनफाइनाइट से पॉइंट बी पे, यानी कि इस चार्ज से, अब Q1 यहाँ आ चुका है, इस चार्ज Q1 से R दूरी पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं पहले। V एट B ड्यू टू 1 क्या है, V पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट B, इस पॉइंट B पे इस चार्ज Q1 की वजह से, इस चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल VB1 कितना होगा, W2। मतलब इसको इनफाइनाइट से यहाँ लाने में किया गया कार्य अपॉन Q2, ये होता है पोटेंशियल, W अपॉन Q, W2 अपॉन Q2। तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो VB1 इज इक्वल टू W2 अपॉन इंटू Q2। ठीक, VB1 कितना होगा, K Q1 अपॉन R, यही होगा। चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से कि R दूरी पे स्थित किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R। तो यहाँ चार्ज है Q1 तो KQ1 अपॉन R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, और इंटू Q2। तो ये हुआ वर्क डन। W2 कितना हुआ, KQ1 Q2 अपॉन R। तो अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, सही बात है। तो W1 और W2 को जोड़ेंगे तो U इज इक्वल टू 0 प्लस KQ1
Q2 अपॉन आर। क्या निकला? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ये होगी। ठीक है, अब है फॉर थ्री चार्जेस, ऐसा सिस्टम जिसमें तीन चार्ज हों, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तीन पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, 1 2 और 3। ये तीन पॉइंट्स हैं, A B और C। ये जो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो Q1 चार्ज यहाँ लेके आना है। सबसे पहले एक चार्ज Q1 यहाँ लेके आएंगे, फिर एक चार्ज Q2 यहाँ लेके आएंगे, तो इसकी वजह से कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। और फिर Q3 यहाँ लेके आएंगे, तो इन दोनों की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, उसकी वजह से वर्क करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ Q1 लेके आए हैं, यहाँ Q2 और यहाँ Q3। ये जो डिस्टेंस है ये R12 है, ये डिस्टेंस R23 है, ये डिस्टेंस R13 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ कोई चार्ज नहीं था, Q2 Q3 Q1 कुछ नहीं था, और हमने अज्यूम किया हुआ है कि इस यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद हम Q1 को इनफाइनाइट से यहाँ लेके आएंगे, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा? अभी अभी देखा था कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो W1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब है दूसरा, Q2 को उठा के लेके आएंगे इनफाइनाइट से यहाँ पे। पहले से Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट से Q2 को यहाँ उठा के लेके आएंगे, तो क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू 1, मतलब Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट B पे पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q2, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कितना होगा? K चार्ज है Q1 अपॉन R12, यही है। K क्यों अपॉन R होता है? तो K तो कांस्टेंट है, Q की जगह Q1 है चार्ज, और R क्या होता है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, पॉइंट चार्ज और जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसके बीच की दूरी, तो वो दूरी है R12। ठीक है, इज इक्वल टू, या यही लिख देते हैं, Q2 को इधर गुणा करेंगे तो W2 आएगा। ठीक है, ये आ गया W2। यहाँ तक की प्रोसेस पिछले वाले टॉपिक में भी की थी दो चार्जेस के लिए। अब देखना है तीसरा चार्ज आएगा तो क्या होगा। हमने Q1 को लेके आए यहाँ पे, तब कितना काम करना पड़ा? कोई काम नहीं करना पड़ा। फिर Q2 को यहाँ लेके आए इनफाइनाइट से, तो कितना काम करना पड़ा? इतना काम करना पड़ा। अब देखते हैं कि अगर Q3 को इन दोनों के प्रेजेंस में वहाँ से लेके आएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। उससे पहले देखो, हमने देखा था कि किन्हीं दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना होगा? उन दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे उस पॉइंट पे, और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो मतलब इसकी वजह से यहाँ पे अलजेब्रिक सम, इसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे, और दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो पॉइंट V एट पॉइंट C ड्यू टू 1, मतलब V पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू Q1 चार्ज, प्लस V एट पॉइंट C ड्यू टू 2, मतलब दूसरे चार्ज की वजह से पॉइंट C पे पोटेंशियल होगा वो ये, इज इक्वल टू W3। ये होता है चार्ज वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये कितना होगा? K Q1 अपॉन R13, K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। ठीक है, K Q2 अपॉन R23 इज इक्वल टू W3 की ये रहेगा, और Q3 को अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। देखो क्या हुआ है, इस Q3 को इधर लेके आएंगे तो Q3 इससे गुणा होगा, तो K Q1 पहले से है, और K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 इससे गुणा होगा, तो क्या होगा? K Q2 Q3 अपॉन R23। ये हुआ W3। ठीक है, W1 क्या है? इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ उठा के लेके आने में किया गया कार्य। फिर W2 क्या है? ये W2 क्या है? इस Q2 चार्ज को इसकी प्रेजेंस में इनफाइनाइट से यहाँ उठा के लेके आने में किया गया कार्य। और W3 क्या है? इस Q3 चार्ज को इन दोनों की प्रेजेंस में इनफाइनाइट से यहाँ उठा के लेके आने में किया गया कार्य। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क जो होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सही बात है, इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3।
तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, W इज इक्वल टू, पहला है 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12, देखो के Q1 Q2 अपॉन R12 ये है, फिर है प्लस W3 का मान रखेंगे के Q1 Q3 अपॉन R13, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, ये बनी U पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, ये बनी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज का कोई सिस्टम है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनी है। ठीक, इसी प्रकार अगर चार चार्ज हों, यहीं पे देखते हैं कि अगर 4 चार्ज हों तो क्या होगा। देखो अगर 4 चार्ज इस हिसाब से लेके आए, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, तो यहाँ Q1 लेके आएंगे, यहाँ Q2 लेके आएंगे, यहाँ Q3 लेके आएंगे और यहाँ Q4 लेके आएंगे, ये Q3 है, तो ये दूरी R12 है, ये R23 है, ये R34 है, ये R14 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये R24 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये R24 है, और ये वाली R13 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही काम करेंगे, सबसे पहले Q1 को इन्फाइनाइट से लेके आएंगे, जब ये चार्जेस नहीं होंगे, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो W1 0 होगा। उसी प्रकार Q2 को लेके आएंगे इसकी प्रेजेंस में, तब वर्क निकालेंगे, और Q3 को लेके आएंगे इन दोनों की प्रेजेंस में तो वर्क निकालेंगे, और Q4 को लेके आएंगे इन तीनों की प्रेजेंस में तो वर्क निकालेंगे। तो क्या निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो निकलेगी 4 चार्जेस। देखो U या फिर W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12, देखो शुरू से स्टार्ट करो, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q1 Q4 अपॉन R14, Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस के Q1 का हो चुका है, Q1 का Q2 के साथ Q3 Q4, अब Q2 का Q3 Q4, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q2 Q4 अपॉन R24, ये क्यों है, प्लस के Q3 Q4 अपॉन R34, ये निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्जेस सिस्टम, 4 चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान ये निकलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है, उसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पहले चैप्टर में क्या देखा था कि कितना टॉर्क लगता है, और इसमें क्या देखेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा उसको रोटेट करने में। ठीक है, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, इसमें एक डायपोल रखा है A B, ये पॉइंट है A B, ये डायपोल रखा है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। तो देखो डायपोल का जो प्लस Q चार्ज है वो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE। ठीक है, प्लस QE इधर, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा माइनस QE F वेक्टर। सही बात है। अब हमें करना क्या है कि ये लेट अस कंसीडर ये θ1 एंगल पे है, कि कितने एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डायपोल जो है ये θ1 एंगल पे है, और इसको रोटेट करना है, यहाँ लेके आना है, यहाँ ये 9, इसको यहाँ लेके आना है थोड़ा ऊपर, यहाँ लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है,
ये बी डैश है, ये ए डैश है, ठीक। ये ए डैश है, ये बी डैश है, मतलब इसको θ1 से θ2 लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये देखना है हमें, ठीक है। अब इससे पहले ये देखो कि इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखो ये डाइपोल है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इधर क्यों ही लग रहा है, इधर प्लस क्यों ही लग रहा है, मतलब इधर माइनस क्यों ही लग रहा है और इधर प्लस क्यों ही लग रहा है, तो मतलब टोटल फोर्स तो जीरो है, सही बात है। लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन बराबर एक नहीं है, अलग अलग है लाइन ऑफ एक्शन इन फोर्सेज की। तो क्या होगा, इनको रोटेट करने के लिए एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का मान कितना होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जहाँ P क्या है, P है डाइपोल मोमेंट, P का मान कितना होता है, P वेक्टर का मान होता है Q इंटू उन दोनों के बीच की दूरी, लेट अस कंसीडर ये दूरी 2a है, ठीक है, ये दूरी 2a है, तो P ये होगा और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये है टॉर्क। तो इक्वेशन नंबर, इसी को क्या लिख सकते हैं सोल्व करके, P साइन थीटा लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, इस डायपोल को डी थीटा विस्थापित करने के लिए, थोड़ा सा एंगल डी थीटा विस्थापित करने के लिए जो वर्क डन करना है वो क्या कितना है, लेट अस कंसीडर डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू कितना होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस डी थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के लिए डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा तो वो इतना होगा, लेकिन हमें करना कितना है, θ1 से θ2, θ1 से θ2 डिस्प्लेस करना है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क तो कितना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2, θ1 से θ2 लेके जाना है और dw, सही बात है। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना होगा, θ1 से θ2, dw को क्या लिखेंगे, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब टॉर्क का मान रख देंगे, W इज इक्वल टू θ1 से θ2, टॉर्क का मान कितना है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, P और E दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो बाहर आएंगे, W इज इक्वल टू PE। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा और θ1 से θ2, ठीक है। तो W बराबर PE, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बाहर लेके आएंगे इधर, तो क्या होगा, कोस θ2 माइनस कोस θ1, ठीक है। W बराबर माइनस PE है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये जनरल फॉर्म बनी है कि उसको θ1 से θ2 डिस्प्लेस करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो इसको θ1 एंगल से θ2 डिस्प्लेस करेंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा हमें। दोबारा देखो टॉर्क कितना है, P क्रॉस E, तो उसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। तो इसको डी थीटा, इसको हमें डिस्प्लेस तो करना है θ1 से θ2, लेकिन इसको इंटीग्रेट कैसे करना होगा कि थोड़ा सा एंगल थीटा डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा, dw, तो dw इसको टॉर्क इंटू डी थीटा, तो टोटल वर्क θ1 से θ2 इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू θ1 से θ2 इंटीग्रेशन इंटू dw, इसका मान रखेंगे और टॉर्क का मान रख के साइन का इंटीग्रेशन कोस माइनस का कोस करके ऐसे करेंगे, ठीक है। अब है स्पेशल केस, स्पेशल केस पहला है कि θ1 तो हो 0 डिग्री, मतलब θ1 0 का मतलब है शुरू में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, θ1 0 है, और θ2 अगर थीटा हो, मतलब किसी एक क्वेश्चन में क्या देगा कि θ1 0 देगा, मतलब वो बोलेगा कि पैरेलल जो डाइपोल है वो पैरेलल है और उसको 60 डिग्री घुमाने में किया गया वर्क बताओ, तो उसको 60 डिग्री जगह हमने थीटा, ये थीटा ले लिया तो हम थीटा की जगह 60 रख देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें रखेंगे तो W बराबर PE कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है, माइनस कोस थीटा, कोस 0 का मान होता है 1, तो W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। तो ये है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और उसको थीटा डिग्री विस्थापित करना हो, मतलब थीटा डिग्री डिस्प्लेस करना हो, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब दूसरा केस है कि θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू
90 डिग्री, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और उसको 90 डिग्री ले जाने में, उसके ऐसे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू कितना का वर्क करना पड़ेगा, 1 माइनस cos 90 का मान 0 होता है, तो कितना PE वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या मान रखेंगे, इसमें cos थीटा 1 की जगह तो 0 रखा तो 1 आ गया, और थीटा 2 की जगह 90 रखा तो cos 90 का मान cos 90 रखेंगे तो 0 आएगा, तो PE इंटू 1 माइनस 0, तो क्या बनेगा PE। इसी प्रकार थर्ड केस है थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर थीटा 1 0 रखें और थीटा 2 180 रखें तो क्या होगा, थीटा 1 इसका मान कितना होगा करके देखते हैं। W इज इक्वल टू PE cos 0 का मान कितना होता है 1 माइनस cos 180 का मान -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा W बराबर 2PE। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, देखो इसको यहाँ से इसके पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल से थीटा अगर एंगल डिस्प्लेस करना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अगर इसको थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा PE। और अगर इसको थीटा से 180 डिग्री, मतलब कहाँ है ये, अगर ये इसके पैरेलल है ऐसे थीटा बराबर 0 डिग्री पे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब एंटी पैरेलल करेंगे इसको, तब कितना वर्क करना पड़ेगा 2PE। ठीक है, अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी डायपोल पर कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो हमें करना क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस डायपोल की। इसमें एक डायपोल लेके आना है, कहाँ से, इनफाइनाइट से इस पे डायपोल लेके आना है। किस कंडीशन में लेके आना है कि वो इसके पैरेलल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहे। तो वो कैसे लेके आएंगे, जैसे इनफाइनाइट से प्लस Q चार्ज को उठा के लेके आएंगे। अब इस बार हमें वर्क करना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में हमने क्या किया था कि इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठा के लेके आए थे शुरू में, लेकिन उसको उठा के लेके आए थे तो हमें वर्क नहीं करना पड़ा था। वर्क क्यों नहीं करना पड़ा था, क्योंकि हमारा अजम्पशन था कि इन यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है, जो लेके आ रहे हैं उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, तो न तो रिपेल करेगा कोई और चार्ज, न उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, मतलब कोई न कोई और चार्ज है, वहाँ पे कोई और चार्ज है। इस वजह से जब हम पहला चार्ज लेके आए, जैसे Q2 को यहाँ पे लेके आना है, उसको यहाँ पे A और B, ठीक है, प्लस Q चार्ज को इस B पे लेके आएंगे और माइनस Q चार्ज को इस A पे लेके आएंगे। तो प्लस Q चार्ज को इस B पे लेके आएंगे तो इस बार हमें वर्क करना पड़ेगा। तो लेट्स कंसीडर यहाँ प्लस Q चार्ज को लेके आए हम, ठीक है, ये 2A डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस Q चार्ज को यहाँ लेके आए और फिर माइनस Q चार्ज को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, इनफाइनाइट से प्लस Q को यहाँ और माइनस Q को यहाँ। तो यहाँ तक जब हम दोनों चार्जेस को लेके आएंगे, प्लस Q चार्ज को माइनस Q चार्ज को, तो यहाँ तक कोई वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस Q चार्ज यहाँ तक आया है, उसकी वजह से जो वर्क होगा वो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो माइनस Q चार्ज भी तो यहाँ तक आया है, तो उसकी वजह से जो वर्क होगा उसको माइनस मानेंगे, ठीक है, तो वो होगा जीरो। तो वर्क, इसको डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल शिफ्ट करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो केवल इतना वर्क करना पड़ेगा कि माइनस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ उठा के लेके आए, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उनके बीच की दूरी। तो W1 इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू ई माइनस QE और इंटू 2A, ये होगा। तो W1 कितना होगा, Q इंटू 2A, क्या बनता है, Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट। तो क्या लिखेंगे, माइनस का P इसको और इसको E, क्या बना, W1 बना PE
माइनस का पीई, ये क्या है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, माइनस पीई बना। तो और हमने क्या देखा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो मतलब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं U1 इक्वल टू माइनस का पीई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पिछले टॉपिक में देखा कि उस डाइपोल को थीटा डिग्री अगर डिस्प्लेस करें, पैरेलल से थीटा डिग्री अगर डिस्प्लेस करें तो उसमें वर्क डन कितना होगा। टू डिस्प्लेस दिस डाइपोल फ्रॉम थीटा बराबर 0 डिग्री टू थीटा एंगल कितना होगा U2 या W2 इजक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। सही बात है, PE 1 माइनस कोस थीटा ये होगा। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि अगर इसको थीटा डिग्री पे अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसका वर्क डन ये होगा, और वर्क डन होता है वही उसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा, यानी कि थीटा एंगल पे उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी U इक्वल टू U1 प्लस U2। तो U1 कितना है माइनस पीई और U2 कितना है PE 1 माइनस कोस थीटा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो U इक्वल टू माइनस का PE प्लस PE माइनस PE साइन थीटा, PE कोस थीटा सॉरी, ठीक है। तो PE प्लस का और PE माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बनेगा U इक्वल टू माइनस का PE कोस थीटा, और PE कोस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं U बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है। ये है थीटा डिग्री पे, थीटा डिग्री एंगल पे कोई डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब इसके 3 केस बनेंगे स्पेशल केस। पहला है थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब तो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या बनेगा इसमें अगर 0 डिग्री रखेंगे तो U इज इक्वल टू PE कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो माइनस का PE, ठीक है। देखो यही चीज़ यहाँ आई थी जब इसको ये पैरेलल है तो ये चीज़ यहाँ थी और ये चीज़ दोबारा निकल के आ रही है, मतलब ये सही बात है ये कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तब माइनस PE होगी। दूसरा स्पेशल केस क्या है थीटा बराबर 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पे हो मतलब ये डाइपोल ऐसे हो जाए तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो U बराबर PE कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 होगी, कितनी होगी 0। और थर्ड है जब थीटा जो हो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाए और माइनस क्यू चार्ज इधर चला जाए, उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए करेंगे तो क्या होगा U बराबर माइनस का चिन्ह PE कोस 180, PE का मान तो PE और कोस 180 का मान कितना होता है -1, तो क्या बनेगा U बराबर PE, ठीक है। ये बनेगी पोटेंशियल एनर्जी जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री पर हो।